हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके कई प्रोविजंस अभी भी हमारे सिस्टम में चल रहे हैं, जैसे कि डायरकी। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म था इंडिया में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, जिसे हम लोग मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली जो चीजें थी उसको और एनहांस किया गया। आपको मालूम है 1919 में जो कमियां रह गई थी उसी को पूरा करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट फाइनली जब ब्रिटिशर्स के पास गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो कमीशन की रिपोर्ट थी इसमें इंडियंस एग्री नहीं करते थे, खास करके कांग्रेस, बिकॉज यहाँ पे ऑल वाइट रिप्रेजेंटेशन था। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला और इंडियंस की बातों को सही से सुना नहीं गया। तो ब्रिटिशर्स ने एक फॉर्मूला निकाला और कहा कि ठीक है, आप लोग अपनी खुद की भी एक रिपोर्ट बना लीजिए और वो रिपोर्ट हमको दे दीजिए, और जब हम लोग अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आपके लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, तो उसके अंडर आपके भी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखा जाएगा। तभी आपका मोतीलाल नेहरू के अंडर एक पूरी कमेटी बनाई जिसने रिकमेंडेशंस दी अपनी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और साथ ही साथ 1935 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने वाला है। तो इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जिन्ना के 14 पॉइंट्स भी थे, क्योंकि जिन्ना को लग रहा था कि जो नेहरू रिपोर्ट बन रही है यहाँ पे हिंदूज को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और मुस्लिम्स की शायद बातों को ना सुना जाए। तो नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स भी भेज दिए थे कंसिडरेशन के लिए। जब ये 3 रिपोर्ट्स पहुंच गई वहां पर, ब्रिटेन में पहुंच गई ये 3 रिपोर्ट, एक साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट और तीसरा 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, इसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का भी गठन किया गया। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपको मैंने डिटेल में बताया, आई बटन पे लिंक है, जाकर देख लीजिए अभी नहीं देखा हो तो इसमें बेसिकली कम्युनल अवार्ड्स वगैरह भी आए, उसका भी पूरा एक जिक्र किया है, एक वीडियो बनाई गई है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ये पूरी की पूरी चीजें की। उसके बाद 1933 में इन्होंने एक व्हाइट पेपर इशू किया। व्हाइट पेपर बेसिकली क्या था, जब सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस खत्म हो गए तो फाइनली एक कंक्लूसिव व्हाइट पेपर लाए कि हम लोग इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आना चाहते हैं, और फिर फाइनली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। अब यहाँ पे इसके सेलिएंट फीचर्स देख लीजिए, या इंपॉर्टेंट फीचर्स जो थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंडियन काउंसिल जो था, इंडियन काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स होते थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसको अबॉलिश कर यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल को लाया गया। जो 15 मेंबर्स थे उसे खत्म करके अब 6 मेंबर पर ले आए, और 6 मेंबर्स जो थे इसमें आपके एडवाइजरी काउंसिल का नाम दिया गया। इसमें अभी भी हेड वही थे, सेक्रेटरी जनरल जो आपके इंडिया के थे और बर्मा के थे। बेसिकली इंडिया एंड बर्मा दो अलग अलग आप कह सकते हो टेरिटरीज हो गई थी 1919 में ही। तो 1919 के बाद जब इसको ऑफिशियली 1935 में सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया एंड बर्मा के नाम से जाना गया, और उस समय थे लॉरेंस डंडास नाम के व्यक्ति थे जो सेक्रेटरी जनरल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में सारा काम हो रहा था और बेसिकली वो रूल करते थे, वो सारे कार्यभार को चलाते थे इंडिया में वाइसरॉय की मदद से जो इंडिया में रहते थे। अब इसके बारे में बात करते हैं तो साथ ही साथ देखिए जो आपका पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए, जो चेंजेस लाए इन्होंने, यहाँ पर जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डायरकी सिस्टम था उसको फिनिश करने की बात की गई। कहा गया कि अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डायरकी को खत्म किया जाए, क्योंकि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हाथों में प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहा है, तो सेंटर पे डायरकी लाते हैं। सेंटर पे डायरकी लाने का मतलब यहाँ पे सेंटर पे पहली बार 2 काउंसिल, जैसे इस समय राज्यसभा और लोकसभा हैं, तो उस समय फेडरल असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली का ही एक और नाम है, उस समय फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ काउंसिल
ऑफ स्टेट्स, इस नाम से 2 डायरार्की सिस्टम बनाए गए और नंबर ऑफ सीट्स भी इसमें इंक्रीज कर दी गई। जो आपका फेडरल असेंबली थी वहां पर लगभग 375 सीट्स बना दी गई, जिसमें से 250 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश आप कह सकते हो जो भी प्रोविंसेस थे उनसे आती थी और 125 जो थी वो प्रिंसली स्टेट से आती थी। इसी तरह से काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 156 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश स्टेट से आती थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आती थी बेसिकली, और जो 104 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट से आती थी। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो कम्युनल अवार्ड्स थे यानी कि जो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स थी उसको और ज़्यादा दायरा बढ़ा दिया गया। यहाँ पर आपका सिख, यहाँ पे माइनॉरिटीज़, यहाँ पर आप कह सकते हो मुस्लिम, इनके साथ साथ यहाँ पर वुमेन्स और जो अदर क्लासेस थी उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, डिप्राइव क्लासेस को भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई। वही कम्युनल अवार्ड्स थे जो बाद में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर ने थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया था, जो गांधी जी ने अपने अनशन के थ्रू B.R. अम्बेडकर को मनाने की बात की थी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। अभी भी वॉइसरॉय कम्युनिटी ही थी इस कमेटी में, वही 6 सदस्य थे जो पहले में थे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, जो सेंटर्स और स्टेट्स के सब्जेक्ट्स थे उसको डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उन्हें यूनियन लिस्ट या आप मान लीजिए लेजिस्लेटिव लिस्ट या आप कह लीजिए कि सेंटर लिस्ट, इस तरह से उसको सेंटर में डाल दिया गया। 50 मुद्दे बेसिकली जो थे उस समय उसे यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट के अंदर डाला गया। यहाँ पे जैसे मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे केसेस जो थे वो यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए। जितने भी रूलिंग ऑफ द आप कह सकते हो जनरल मासेस और उनसे रिलेटेड मुद्दे थे उनको डाल दिया गया स्टेट लिस्ट में। और साथ ही साथ ऐसे मुद्दे जिन पे दोनों बना सकते थे कॉन्करेंट लिस्ट, आज भी वो चीज़ें चल रही हैं, उनको दायरा बढ़ा दिया गया है आज के हिसाब से, लेकिन उस समय ये इंट्रोड्यूस हो गया था। तो वही यूनियन लिस्ट बनाई गई जो मैटर्स यूनियन से रिलेटेड, देश से रिलेटेड थे, और उसमें 50 सब्जेक्ट्स डाले गए। फिर स्टेट लिस्ट बना दी गई जहाँ पर स्टेट से रिलेटेड जो प्रोविंसेस अपने खुद के डिसीजन ले सकते थे, खुद के लिए लॉ बना सकते थे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गए। इसके साथ साथ बाद में जो दोनों मिलकर सब्जेक्ट्स बनाते थे उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे वो रेसिडुअरी लिस्ट में डाला गया, जिसपे वॉइसरॉय डायरेक्ट एक्शन ले सकता था। इसके अलावा यहाँ पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आई कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को फिनिश किया गया और सेंटर में यानी कि आप कह सकते हो यूनियन के पास सारी पावर्स आई। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक ऑप्शन भी दे दिया प्रिंसली स्टेट्स को कि अगर आप चाहें तो आप फेडरल असेंबली को ज्वाइन कर लीजिए, करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन अगर आप फेडरल असेंबली को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एसेशन को साइन करना होगा ब्रिटिशर्स के साथ कि आप ब्रिटिश प्रोविंसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज डाली गई साथ ही साथ, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिया के साथ अब यूनाइट करने के काम हो रहा था। इसमें देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट्स जो थे NWFP, ये भी पूरी तरह से अलग पहले ही हो गए थे, जिन्ना इससे बहुत खुश थे। साथ ही साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वहां से सिंध को भी अलग कर दिया गया। पहले सिंध उसी का हिस्सा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, सिंध को भी अलग कर दिया गया। जिन्ना इससे भी बहुत खुश हुए क्योंकि इनका जो प्रपोजल था 14 पॉइंट्स का उसमें सिंध को अलग करने की बात की गई थी, वो भी अलग की गई। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ रही थी कि जिन्ना का जो 2 नेशन थ्योरी का प्लान था वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था आगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन्ना 2 नेशन प्लान, जो 2 नेशन थ्योरी है जिन्ना की। इसके अलावा कांग्रेस इसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर भी इंटरनल रिफ्ट चल रहे थे, जो आप कह सकते हो कि रेडिकल्स सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को बाहर फेंको जल्दी से जल्दी, और साथ ही साथ जो गांधी जी का ग्रुप था जो नेहरू के अंडर आता था, वो भी अलग अलग काम कर रहे थे। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग फाइनल स्टेजेस में पहुंचने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपके बची हुई हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। साथ ही साथ आई बटन पे प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, जाकर उसे देख लीजिए। कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट करके पूछें। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको और ज़्यादा पॉपुलर करें। साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।